इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में लगभग हर इंसान करोड़पति बनने की चाहत रखता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पैसा हवा में नहीं बनाया जा सकता। या बनाया जा सकता है क्या? हाँ, तो बात है 2014 की। एक अनजान डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा कहीं से इस वादे के साथ सामने आई कि हर कोई इंसान लाखों रुपए कमा सकता है, और वो भी उसकी खुद की रचना के साथ, एक शानदार आविष्कार के साथ। डॉक्टर रूजा भले ही हर घर में मशहूर ना हो, लेकिन अपने काम को अंजाम देने के बाद वे बहुत ही मशहूर हुई और भाग्य के ऐसे स्तर पर पहुंच गई जिसका लोग सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। लेकिन भाई साहब, 7 अक्टूबर 2017 को कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई भी समझा नहीं सका, क्योंकि डॉक्टर रूजा बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? वो कहाँ चली गई और क्यों उसके काम ने उसे FBI की सबसे वांटेड लिस्ट में शामिल कर दिया? तो कहानी है ग्लैमर, लालच और एक ग्लोबल स्कैम की, जो कि लगभग $15 अरब का है। इसलिए अपनी जासूसी वाली टोपी पहन लो, क्योंकि हम दुनिया के एक ऐसे मोस्ट वांटेड स्कैमर की जांच करने जा रहे हैं जिसके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। क्रिप्टो कैशन। इससे पहले कि हम रूजा की कहानी शुरू करें, हमें उस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है जिसने उसे अमीर बनाया, और वो है क्रिप्टो करेंसी की अजीब दुनिया। आज के समय में बिटकॉइन के बारे में सब जानते हैं, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बाद बिटकॉइन का इस्तेमाल पहली बार ऑनलाइन फॉर्म पर हुआ, और इस्तेमाल करने वाले इस गुप्त यूजर का नाम है सतोशी नाकामोटा। सतोशी को ये पता था कि बैंकों के पास बहुत ज्यादा पावर, और वो इसके लिए एक समाधान लेकर आए, एक नया करेंसी सिस्टम जिसका कंट्रोल सरकार के पास नहीं था, और ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल से इसे कानूनी बनाया गया, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। नाकामोटो ने अपनी क्रिप्टो करेंसी के लिए कोडिंग फ्रेमवर्क बनाना शुरू किया, और इसके बारे में बाकी चीजें, वो कहते हैं ना कि इतिहास ही रहा भैया। बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बनी रही, पर सिर्फ साल 2022 तक। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि सातोशी नाकामोटो की असली पहचान, जो एक मुंह बोला नाम माना जाता है, और साथ ही बिटकॉइन के निर्माण के पीछे दूसरे कोडर भी काफी हद तक गुप्त रहे। पर चलो उसकी कहानी किसी और दिन के लिए संभाल लेते हैं। बिटकॉइन की शुरुआत के तुरंत बाद दूसरी क्रिप्टो करेंसी भी उभर कर सामने आने लगी, जो ज्यादातर वुड वर्क की बदौलत थी। 2014 में एक और क्रिप्टो करेंसी सामने आई, और इस क्रिप्टो करेंसी को वन कॉइन के रूप में जाना जाने लगा, जो कि डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा द्वारा बनाई गई थी। रूजा ने घोषणा की कि क्रिप्टो क्रांति पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आ रही है, और अगर लोग इसमें ऑन बोर्ड नहीं हुए तो वे पीछे रह जाएंगे। उसने दावा किया कि वे वन कॉइन नंबर 1 स्थान की ओर जा रही हैं। रूजा को देखकर, उनकी उपलब्धियों को देखकर उससे ना कोई प्रभावित हो ऐसा मुश्किल था, जो खुद ही बयां हो रहा था। बुल्गारिया के रूस शहर में मई 30, 1980 में पैदा होने वाली रूजा सबसे ऊंची उड़ान हासिल करने वाली ख्याति थी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होकर उनसे अलग अलग भाषाएं सीखी जाती थी। डॉक्टर रूजा ने लॉ में PhD की डिग्री हासिल की, और अपना ज्यादातर समय उसने ग्लोबली रिनाउंड मैनेजमेंट कंपनी मैकेंसी एंड को में काम करते बिताया। उस सबके बाद वो एक शानदार पर्सनैलिटी रखती थी, और रूजा का दावा था कि वन कॉइन बिटकॉइन को मात देने वाली करेंसी है, जिसे सुनकर दुनिया भर के लोगों ने अवसर समझ के लपक लिया। लेकिन वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि हकीकत में चीजें उससे कहीं ज्यादा अलग थीं। वन कॉइन का चंबा। तो भाई आखिर ये वन कॉइन असल में क्या था, और ये कैसे काम करता था? खैर, ये उतना सीधा बिल्कुल भी नहीं था जितना कि क्रिप्टो करेंसी के शेयर खरीदना। इसके बजाय रूजा के इस आइडिया ने इन्वेस्टर्स को बढ़ावा दिया कि वे उसकी एजुकेशनल मेंबरशिप पैकेज को खरीदें, जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम को सिखाने का दावा करता था। और फाइनेंशियल एजुकेशनल रिसोर्सेज के साथ ही इन पैकेज के अंदर कुछ वर्चुअल टोकन्स भी मिलते थे, जिसे वन कॉइन को रिडीम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे खासतौर से डिजाइन किए गए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर दूसरे वन कॉइन इन्वेस्टर्स के साथ यूरो के कारोबार में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन पैकेजेस की कीमत $100 से लेकर सैकड़ों हजारों डॉलर तक थी, जिसका मतलब था कि सभी तरह के इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग वन कॉइन में इन्वेस्ट करके एक बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। तो क्योंकि क्रिप्टो करेंसी काफी तकनीकी होती है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करने से पीछे हट जाते हैं। लेकिन डॉक्टर रूजा का विचार था कि वे क्रिप्टो करेंसी में आने वाली हर मुश्किल को दूर करें और इसे हर आम इंसान के लिए बिल्कुल आसान बना दें। तो बिटकॉइन की तरह ही रूजा ने वन कॉइन को भी प्रमोट किया, और उसने 2008 की आर्थिक मंदी के पीछे बैंकों और सरकार को दोषी ठहराते हुए वन कॉइन को बढ़ावा दिया। दुनिया को वित्तीय संकट से बचाने के लिए उसने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, ताकि वे इसमें अपनी दिलचस्पी रख सकें। 2014 में शुरू होकर अपने पहले महीने में वन कॉइन में 3000 भुगतान करने वाले सदस्य थे, और दिसंबर 2014 के अंत तक की संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई। और 2016 तक वन कॉइन आम इंसान की कल्पना से भी बड़ा हो गया, क्योंकि 2 मिलियन से ज्यादा सदस्य इसके नेटवर्क में जुड़ गए थे। 2016 तक रूजा ने दावा किया कि एक सिंगल कॉइन की कीमत लगभग $60.56 थी। तो आइए देखते हैं कि उसके दावे के मुताबिक इन्वेस्टर्स कितना पैसा कमा सकते थे अगर वे इस कॉइन को बेचते हैं, जो उन्हें एजुकेशन पैकेज खरीदने पर मिलती है। तो सबसे मुख्य एजुकेशन पैकेज था जिसकी तरफ रूजा ने ज्यादातर साल 2016 में जोर दिया, उसे अल्टीमेट पैकेज कहा जाता है, जिसके साथ 13,11,111 वन कॉइन टोकन मिलते थे, और अब इसकी कीमत $1,30,600 थी। इसका मतलब यह था कि $1,30,600 को वन कॉइन में डालने से हाई टायर इन्वेस्टर्स $99,11,999 बना सकते हैं, जब उनके वन कॉइन पूरी तरह से कन्वर्ट होकर बिक जाते थे। इसका मतलब यह था कि उनका कुल फायदा
7400% से भी ज्यादा था। पर ये सिक्के मुख्य धारा में आने से पहले की अपील का हिस्सा थे, लेकिन एक बार जब सभी को वन कॉइन के फायदे के बारे में पता चल जाएगा तो मांग और मूल्य दोनों केवल बढ़ेंगे भाई। जैसे जैसे साल बीतते चले गए, रूजा ने अपने सदस्यों के बीच लगभग पंथ जैसा स्टेटस हासिल कर लिया, जबकि वन कॉइन ज्यादा से ज्यादा मूल्यवान होता चला गया। और आपको बता दूं कि 2019 तक एक सिंगल वन कॉइन की कीमत $28.81 मानी जाती थी। इसके मेंबर्स को ये देखने की लत लग गई कि उन्होंने जो एक सिक्का खरीदा था वो मूल्यवान होता जा रहा था, लेकिन ये जल्दी स्पष्ट हो गया कि इसके बारे में कुछ तो था जो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था। रूजा का बढ़ना। जैसे ही सिक्के लुढ़कते गए, रूजा अपनी नई दौलत में आनंदित हो रही थी और जाहिर तौर पर वन कॉइन से जुड़ी सभी चीजें फेमस होने लगी। कंपनी ने वेबिनार, पब्लिक भाषण और एपिक स्टेज इवेंट की मेजबानी की, जिसमें आकाश में शूटिंग करने, टॉप आतिशबाजी के साथ ही सबसे ऊपर था। और इन शो स्टॉपिंग इवेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने बहुत ही कम समय में डॉक्टर रूजा को एक नया नाम दे दिया और वो क्रिप्टो क्वीन के रूप में जाने जाने लगी। और दुनिया भर के लोग उसकी इस सफलता को देखकर प्रसन्न भी थे। उसकी इस सफलता के कारण रूजा को बड़ी रकम मिली और कहा जाता है कि बैंक में इसके नाम अरबों रुपए जमा है। इस क्रिप्टो क्वीन ने अमीर और प्रसिद्ध लोगों की तरह सभी आनंदित और बड़ी रकम की चीजों पर पैसा खर्च किया। रूजा ने खुद के लिए बड़े डिजाइनर बॉल गाउन और महंगे गहने खरीदे थे, जिन्हें वे फिर से हर मौके पर पहना करती थी। ग्लैमरस इवेंट्स वन कॉइन ब्रांड की तरह ही शानदार बन गए और रूजा हमेशा सामने और केंद्र में ही रही और इस नई फाइनेंशियल क्रांति का एक अनोखा चेहरा बन गई। और आपको बता दूं कि मई 2016 में उसने अपने 36वें जन्मदिन की पार्टी का जश्न लंदन के प्रसिद्ध विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में मनाया, जहां पर गेस्ट के रूप में न केवल वन कॉइन के टॉप बायर्स थे, बल्कि सुपरस्टार्स के रूप में इस पार्टी के अंदर सुपरस्टार गायक सर टॉम जोन्स भी थे। सच कहा जाए तो रूजा जिस तरह की सफलता और दौलत का लुत्फ उठा रही थी, उससे तो हर रोज अपना जन्मदिन जैसा महसूस होता होगा। और सभी तरह की पार्टियों का आनंद लेने के बाद रूजा आराम फरमाते हुए अपना $15 मिलियन के आलीशान पेंट हाउस में रहती थी, जो लंदन के लेविश कैसिंगटन में था। इस शानदार घर के अंदर कुछ शानदार आर्ट का कलेक्शन भी मौजूद था, जिसकी कीमत $6 लाख थी। साथ ही किसी भी सेलिब्रिटी घर की तरह एक स्टेपल पूल भी था। अपनी सफलता की ऊंचाई को देखकर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के चौकीदार ने बताया कि उसे अभी भी वो नजारा याद है जब उसने रूजा को शॉपिंग ट्रिप से अपनी 2 बॉडीगार्ड के साथ वापस आते हुए देखा था और कम से कम 20 बैग से भरी डिजाइनर लेबल चीजें खरीदी थी। और ऐसा लग रहा था कि रूजा का वार्डरोब ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो लगातार बदलती जा रही थी, बल्कि इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि उसका फेशियल अपीयरेंस भी काफी बदल गया था। वन कॉइन शुरू करने से पहले उसकी सफलता की ऊंचाई तक उसमें काफी बदलाव हुआ और यह संभावना है कि बिल में थोड़ी सी कॉस्मेटिक सर्जरी की कीमत भी जुड़ी है। रूजा की दौलत की सबसे खास बात थी उनका 145 फुट का $7.5 मिलियन का सुपर याच, साथ ही बुल्गारिया में उनका $2.1 मिलियन का कोस्टल मेंशन। यह खास मेगा मेंशन बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए एक शानदार मंच था, जिनमें एक में रूजा और उसके मेहमानों ने पॉप स्टार बेबे रेक्सा के विशेष प्रदर्शन का आनंद भी लिया था। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि रूजा गेंद की परम बेले के रूप में अपनी ये नई भूमिका का लुत्फ उठा रही थी। और जब उसने बिल्कुल सही तरीके से अपनी परी कथा वाले बॉल गाउन की सुंदरता की भूमिका निभाई, तो उसके भीतर छिपे एक जानवर के संकेत नजर आने लगे। मल्टी लेवल लो। वन कॉइन की सफलता बस प्रचार से जुड़ी हुई थी, जिससे मूल्य पैदा होती थी और रूजा ने वन लाइफ के सपने को बेचने में मदद करने के लिए कुछ सबसे अच्छे प्रचार करने वाले सबसे भरोसेमंद लोगों को भर्ती किया। हालांकि इन एक्सपर्ट सेलर्स के पास क्रिप्टो करेंसीज की जीरो एक्सपर्टीज थी, लेकिन सपनों को बेचने के लिए इनका अनुभव पर्याप्त था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वन कॉइन के कई टॉप कर्मचारियों को इसलिए भर्ती किया गया था क्योंकि वे दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मल्टी लेवल मार्केटिंग सेलर्स का अनुभव रखते थे। वन कॉइन ने मल्टी लेवल मार्केटिंग या MLM का इस्तेमाल किया, जो एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें बिक्री टीम को सैलरी नहीं दी जाती और वे सीधे कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचते हैं। वे आमतौर पर अपने खुद के पैसे से अपनी इन्वेंट्री खरीदते हैं, साथ ही उन कंज्यूमर को खुद सेलर्स बनने के लिए भर्ती किया जाता है। भर्ती किए गए सेलर्स की इस चेन को ही डाउन लाइन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि नए सेलर्स हमेशा इस चेन के बॉटम में जुड़े रहते हैं और जिस इंसान से उन्हें भर्ती किया होता है वे उसके ऊपर होते हैं और जिन्होंने उन्हें भर्ती किया होता है वे उनके भी ऊपर होते हैं और ये इसी तरह चलता जाता है। तो जब डाउन लाइन के बॉटम वाले सेलर्स बिक्री करते हैं तो उनके ऊपर होने वाले हर इंसान को उस इनकम का शेयर मिलता है और जो इंसान सबसे ऊपरी होता है वे हर चीज पर कटौती करते हैं, जो उस मामले में रूजा है। MLM को हमेशा से विवादित माना गया क्योंकि आमतौर पर टॉप पर रहने वाले सिर्फ कुछ ही लोग लगभग सभी पैसे कमाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, बस कुछ मुट्ठी भर देशों को छोड़कर, जिससे शामिल है चीन और सऊदी अरेबिया। हालांकि जब किसी बिजनेसमैन के पास बेचने के लिए वास्तविक मूल्य का कुछ भी नहीं होता और सारा पैसा दूसरे लोगों को भर्ती करके बनाया जाता है, तो ये ज्यादातर जगहों पर अवैध होता है और इसे दूसरे नाम से जाना जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग से नहीं बल्कि एक पिरामिड स्कीम के नाम से। तो वन कॉइन ने ब्रांड होने के नाते इस पिरामिड स्कीम से बचने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन पैकेजेस का सहारा लिया, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। उसके माध्यम से एक पिरामिड योजना के रूप में ब्रांडेड होने से बचने का प्रयास किया, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी भैया। लेकिन यहाँ किकर है, कानूनी कार्रवाई से ये पता चला कि इन एजुकेशनल पैकेजेस की जो मटेरियल था ना, उसमें दूसरे स्रोतों से साहित्य चोरी शामिल थी और वन कॉइन अवैध रूप से इस पर मालकियत जताने का दावा कर रही थी, जिसका साफ साफ ये मतलब था कि वन कॉइन के
वैध धन का एकमात्र स्रोत ये था कि वे दूसरे लोगों को वन लाइफ नेटवर्क में शामिल होने के लिए भर्ती कर रहे थे। और देखा जाए तो असल में एक अवैध पिरामिड योजना थी और बस उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन्वेस्टर्स को यहाँ से कुछ भी कमाई नहीं हो रही थी, वे बस इस इंतजार में बैठे थे कि कब सिक्के की कीमत में बढ़ोतरी होगी और वे उसे खुशी से बेच सकें। लेकिन सिर्फ टॉप पर रहने वाले ये लोग इसका फायदा उठा पा रहे थे और पिरामिड के टॉप पर एक ऐसा इंसान बैठा था जो सभी धागों को कठपुतली की तरह खींच रहा था, जो खुद कठपुतली मास्टर डॉक्टर रूजा थी। क्रिप्टो के खिलाफ अपराध। अपनी चरम सीमा पर OneCoin वार्षिक लाभ में $2.5 बिलियन से ज्यादा की कमाई कर रहा था और उसके पास 3 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्टर्स थे जो रोजा के कई वादों से प्रभावित थे। एक बार जब वे सेलर्स के रूप में बंद हो गए तो उन्होंने मित्रों और परिवार को भी शामिल होने के लिए मजबूर महसूस किया। इस तरह तेजी से ग्रोथ होने के बावजूद भी खतरे की घंटी बज रही थी। तो सितंबर 2015 में बुल्गारिया के फाइनेंशियल सुपरविजन कमीशन ने नई क्रिप्टो करेंसी में निवेश के जोखिम के बारे में एक सार्वजनिक चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने इस बात को लेकर ये चेतावनी दी कि OneCoin को कैपिटल मार्केट्स के यूरोपीय कानूनों के द्वारा विनियमित नहीं किया गया था और अगर रोजा की कंपनी कभी भी दिवालिया हो जाती है तो इन्वेस्टर्स को उनके खोए हुए पैसे के लिए कभी भी किसी ट्रेस मुआवजा नहीं मिलेगा। हालांकि OneCoin के बारे में संदेह पैदा करने वाली मीडिया रिपोर्ट्स की संख्या बहुत ही कम थी, पर इसके बावजूद भी मई 2015 में रोजा ने एक रोमांचक समाचार शेयर किया कि उन्हें फोर्ब्स मैगजीन के कवर पर चित्रित किया गया था और व्यापार की दुनिया में इस मुकुट को हासिल करने एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। OneCoin के फेसबुक पेज के अनुसार उनके प्यारे फाउंडर का एक इंटरव्यू हुआ जो कि मई में इश्यू होने वाले प्रेस्टिजियस मैगजीन के बारे में था, लेकिन ये सब बिल्कुल झूठ था। माना गया कि ये कवर असल में बस एक एडवर्टीजमेंट के लिए था जिसको बनाने के लिए OneCoin ने कुछ पैसों का भुगतान किया और इसे सिर्फ पत्रिका के फोर्ब्स बुल्गारिया एडिशन के अंदर के कवर पर चित्रित किया गया था। ये एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है ना। इसे OneCoin के सोशल मीडिया पर आसानी से बिना किसी चेतावनी के शेयर किया गया था ताकि लोगों को ये सोचने में भ्रमित किया जा सके कि रोजा सच में बिजनेस की दुनिया में एक उच्च माना जाने वाला टॉप प्रसिद्ध नाम है। OneCoin पहले से ही अपनी अथक ओवर द टॉप मार्केटिंग के लिए जाना जाने लगा और अपने फॉलोअर्स को इस बात का विश्वास दिलाता था कि कोई भी नेगेटिविटी घृणा करने वालों और रोजा के बिजनेस कौशल से ईर्ष्या करने वालों से आती है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन ये बनाम वे मेटालिटी और साथ ही इस हाथ का सिंबल OneCoin के सदस्यों को एक दूसरे को बधाई देने के लिए प्रोत्साहित करना है मुझे निश्चित रूप से एक बात सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या आप में से किसी ने इसको कल्ट कहा था? अब OneCoin कंपनी की पिरामिड योजना स्ट्रक्चर के अलावा यहाँ एक और बहुत बड़ा मुद्दा था और ये एक ऐसा मुद्दा है जो आखिर में इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी आपदा का कारण बनेगा। वो है खुद सिक्का। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को चलाने के लिए हाईली सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जिसे ब्लॉकचेन के नाम से जाना जाता है और ये किसी भी क्रिप्टो करेंसी के साथ किए गए हर एक लेनदेन के शेयर्ड रिकॉर्ड के रूप में काम करता है। ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर हर एक लेनदेन के बारे में सभी डिजिटल जानकारी को बिना किसी फेक रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है और इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए ब्लॉकचेन तकनीक जानकारी को एडिट करने की अनुमति नहीं देती, जिसके कारण लोगों की रुचि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत हद तक बढ़ गई। इसका फायदा यह था कि कोई भी भ्रष्ट बैंक या उच्च अधिकारी सिस्टम को बदल या हैक नहीं कर सकता। ये देखते हुए कि क्रिप्टो करेंसी को वैध आधार पर ऑपरेट करने के लिए एक ब्लॉकचेन की आवश्यकता होती है, जिसको देखते हुए रोजा को जल्द ही OneCoin की ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में अपने प्रशंसकों और सस्पिशियस क्रिटिक्स दोनों की तरफ से बहुत सारे सवाल जवाब आने लगे। लेकिन यहाँ OneCoin की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है जो कि सब कुछ बदल कर रख देगा। इसलिए अपनी पेन को पकड़ के रखो दोस्तों, क्योंकि बहुत बुरी चीज होने वाली है। रोजा के फॉलोअर के लिए बहुत ही छोटी बात थी, पर फिर भी बेहद महत्वपूर्ण सच्चाई थी। OneCoin ने ब्लॉकचेन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। रोजा ने जो क्रिप्टो करेंसी बनाई थी वो पूरी तरह से नकली थी, क्योंकि रोजा ने आम लोगों को शामिल किया था जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इसलिए उन्हें यह विश्वास दिलाना बहुत ही आसान था कि OneCoin का ब्लॉकचेन बहुत ही मुश्किल है और इस ब्लॉकचेन को समझना क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जनाब, सच्चाई तो ये थी कि OneCoin को अपनी क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करने के लिए एक रेगुलर डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाना जरूरी था, जिसके साथ हेरफेर किया जा सकता था और एडिट भी किया जा सकता था। रोजा आसानी से हवा में से एक नंबर निकालकर इसे डेटाबेस में लॉक कर सकती थी और दावा कर सकती थी कि एक बिक्री हो गई है या कि ये OneCoin का मूल्य बढ़ गया। ये बहुत कम समय में ज्यादातर OneCoin भी बना सकती थी और करती भी थी। तो आमतौर पर क्रिप्टोस के साथ ये वर्जित है, क्योंकि ये गंभीरता से उनके मूल्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है। लेकिन निश्चित रूप से उसके ज्यादातर ग्राहक नेटवर्क के इस मामले में काफी कम जानकारी रखते थे, इसलिए संदेह करने के बजाय वे बहुत खुश हो रहे थे जब जून 2016 में रोजा ने लंदन के वेम्बली एरेना में लोगों से संवाद किया। उनके समर्थन के लिए धन्यवाद के रूप में उनके सिक्कों को जादुई रूप से दोगुना कर दिया। लेकिन उन बेचारों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जल्दी ही उनकी खुशी और उत्साह बड़ी तबाही और आक्रोश में बदल जाएगा।
रूजा रिट्रीट। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रूजा के साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए थे। उनके क्रिप्टो सिक्कों के लिए लाइन और सिक्कर लगे हुए थे और क्रिप्टो की रानी उनको हर इस बात का विश्वास दिला सकती थी जो भी वो चाहती थी। इसलिए 1 मार्च 2016 को जब वनकॉइन ने अचानक घोषणा की कि उनके डिजिटल एक्सचेंज मार्केट प्लस, जिसे एक्स कॉइन एक्स के रूप में जाना जाता है, को मेंटेनेंस के लिए 2 सप्ताह के लिए रोक दिया जाएगा। बहुत कम इन्वेस्टर्स ने इस बात पर ध्यान दिया। हालांकि एक्स कॉइन एक्स 2 हफ्ते के बाद वादे के अनुसार फिर से खुल गया, लेकिन यहाँ किसी की तरह का बदलाव नहीं दिखा। पर एक चीज में जरूर बदली थी, इंटरफेस के अनगिनत यूजर की पेडिंग ट्रांजैक्शन को रद्द कर दिया। ये वाकई में एक अजीब घटना है, लेकिन ये पूरी तरह से स्वीकार नहीं और चीजें जल्दी ही पहले की तरह चल रही थी। लेकिन ये शायद बस उस फल का स्वाद था जो आखिर जनवरी 2017 में पक गया, जब वनकॉइन ने बिना किसी नोटिस के एक्स कॉइन एक्स एक्सचेंज को फिर से बंद कर दिया। पर इस बार यह हमेशा के लिए बंद हुआ। एक्सचेंज फिर कभी से नहीं खुला, जिसका मत था कि इन्वेस्टर्स अपने सिक्कों को कभी क्लेम नहीं कर सकते थे। कंपनी ने निवेशकों को चुस्त बैठने के लिए कहा, यह दावा करते हुए कि जैसे ही कंपनी कुछ महीनों के बाद स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिकली उतरेगी तो वे अपने सिक्कों को क्लेम करने में सक्षम होंगे। और साथ ही उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को ये सुझाव दिया कि इस बीच मेंबर्स अपनी कॉइन को सर्टिफिकेट्स के लिए ट्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उनके शेयर के लिए प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल होंगे जब वे साइट पर उपलब्ध होंगे। टोकन के लिए टोकन, लेकिन ट्रेडिंग टोकन, हाँ, ये कानूनी तो लगता है ना। हालांकि मेंबर नेटवर्क की कल्ट जैसी वफादारी के बावजूद ये सप्ताह महीनों में बदल गए। फिर जाके कई इन्वेस्टर्स को ये संकेत मिलने लगे कि वनकॉइन बिल्कुल भी वैध नहीं था। वनकॉइन के अधिकारियों के लिए देशों ने प्रतिबंध, जुर्माना और यहां तक कि गिरफ्तारी वारंट जारी करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे निश्चित रूप से वन लाइफ नेटवर्क के भीतर कई लोगों को आखिरकार ये एहसास होने लगा कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई और उनका पैसा हमेशा हमेशा के लिए खो गया। अक्टूबर 2017 के शेड्यूल के मुताबिक डॉक्टर रूजा को एक शानदार भाषण पेश करना था और वो भी वनकॉइन सम्मेलन के लिए होने वाला था, जो पुर्तगाल के लिस्बन शहर में होने वाला था। लेकिन जैसे जैसे उसके मंच पर आने का समय नजदीक आता गया तो प्रिय वनकॉइन नेता का कोई संकेत नहीं था। रूजा को मौके पर बैठक रद्द करने के लिए जाना जाता था। अक्सर उपस्थित लोग केवल 1 मिनट देर से आते, तो यह असंभव लग रहा था कि वो अपने स्वयं के कार्यक्रम में नहीं दिखेगी। उसके फॉलोअर को चिंता धीरे धीरे बढ़ती गई जैसे जैसे घटना की तारीख आगे चली गई और यह घोषित हो गया कि रूजा लापता हो गई है। ठीक 1 साल पहले वह अपनी शानदार जिंदगी जी रही थी और लंदन के वेम्बली स्टेडियम में लगभग 90,000 लोगों की भीड़ को संबोधित करती थी, लेकिन अब वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। और सबसे अजीब बात तो यह है कि 12 अक्टूबर को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जिला अदालत ने डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। वनकॉइन के बारे में क्रिप्टो की रानी का यह वादा एक बहुत बड़ा धोखा साबित हुआ और वो कहीं पर भाग गई। साथ ही वे अपने साथ पिछले साल लूटा हुआ नाव भरकर पैसा अपने साथ ले गई, लेकिन बहुत सारे अधिकारी उसके निशाने पर थे, अभी भी लापता थे। व्यक्तियों की सूची में होने के बावजूद उनकी अनुपस्थिति में उन पर 5 गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया। जी हाँ, उस पर वायर फ्रॉड करने की साजिश का जुर्म था। वायर फ्रॉड करना, मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश करना, सिक्योरिटीज फ्रॉड की साजिश और सिक्योरिटीज फ्रॉड करने का जुर्म भी उसके सिर पर मंडरा रहा था। ये कोई इंसिडेंस नहीं है कि रूजा गायब हो गई और उसके नए वांटेड स्टेटस के साथ वो सब मेल कर रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें इसमें तथ्य की हवा लग गई थी कि वो सबसे बड़ी वांटेड महिला बनने वाली हैं, तो इसलिए उन्होंने खुद को पब्लिक जीवन से तेजी से बाहर कर दिया। रूजा की आखिरी मोमेंट की खोज तो साबित हो गई। उसने एक रयान एयर फ्लाइट से सोफिया बल्गेरिया से एथेंस ग्रीस गई, वो जो कि 25 अक्टूबर 2017 की बात है। ठीक 2 हफ्ते बाद वे लिस्बन में वनकॉइन सम्मेलन में दिखाई देने में विफल हो गई। तो एक समय में प्रतिष्ठित क्रिप्टो रानी के रूप में फेमस होने वाली रूजा असल में रातों रात एक परम स्कैमर बन गई, जिसमें पतली हवा में गायब होने का खास टैलेंट भी सामने नजर आने लगा। कैश ड्रॉप। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि वनकॉइन घोटाले में कुल कितने लोगों ने पैसा लगाया था, लेकिन बहुत सारे स्रोतों का दावा है कि ये 4 से 15 बिलियन डॉलर के बीच हो सकता है। रूजा के लापता होने के बावजूद भी बचे हुए वनकॉइनर्स अपने को मारने देने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ लोगों ने उसके लापता होने के कारण किडनैपिंग बताया या दुर्भाग्य से वनकॉइन ऑपरेशन से नफरत करने वाले लोगों का काम बताया। तो कल्ट जैसे फॉलोअर की उल्लेखनीय संख्या के साथ अभी भी बोर्ड पर वनकॉइन का ऑपरेशन चला ही रहा। ये देखते हुए कि रूजा का व्यक्तित्व था जो वनकॉइन की सफलता के पीछे था और यहाँ परिवार के बीच ही चीजों को रखना स्वाभाविक लग रहा था। ये एक नए क्रिप्टो राजकुमार का स्वागत करने का समय था। रूजा का अपना भाई कॉन्स्टेंटिन इग्नाटोवा शुरू से ही वनकॉइन के लिए पर्दे के पीछे रहकर काम करने में लगा हुआ था और बिल्कुल अपनी बहन रूजा की तरह ही वो अपनी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित था। उनकी बहन की वनकॉइन विरासत की चकाचौंध और ग्लैमर ने उनके शासन में अपना रास्ता खोज लिया और 2019 में कॉन्स्टेंटिन ने वनकॉइन की अब तक की सबसे विचित्र घटना की घोषणा की। मिस वन लाइफ ब्यूटी पेजेंट के इवेंट में लगभग 30 देशों से आने वाले 30 प्रतियोगी इस लापता वनकॉइन लीडर के सम्मान में एक साथ आएंगे। पर ये वो प्रतियोगिता है जिसको अपने आप में एक सबसे पुराना मूर्खतापूर्ण सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर के लिए विनिंग प्रोसेस का वाउचर $20,000 का है, जिससे विजेता को पुरस्कारित किया जाएगा या उससे वनकॉइन में उतनी राशि के दर्जे के साथ दिया जाएगा।
इसमें कोई संदेह नहीं कि इस तरह की क्रिप्टो करेंसी कंपनी का सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी करने का विचार बहुत ही अजीब है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि मिस वन लाइफ इवेंट वन कॉइन टॉप को स्पॉन्सर्स के बीच होने वाली एक बैठक के लिए एलोबरेट कवर था, जिसमें लापता रूजा भी फेस बदलकर शामिल थी। विडंबना यह है कि एफबीआई के साथ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रूजा ने लापता होने के बाद भी कुछ प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिससे उसकी शक्ल बदल गई और पकड़े जाने के जोखिम से बच गई, जिससे प्रतियोगिता के भव्य पुरस्कार और भी ज्यादा उपयुक्त बन गए। जैसे कि वन कॉइन को फिर से स्थापित करने की योजना जारी रही, इसीलिए कॉन्स्टेंटिन ने लास वेगास में एक प्रचार कार्यक्रम रखा, लेकिन 6 मार्च 2019 को यानी वन कॉइन की कमान संभालने के 18 महीने के बाद कॉन्स्टेंटिन को लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। जब वे वापस बुल्गारिया जा रहे थे, उन पर कथित वायर फ्रॉड और वन कॉइन पिरामिड स्कीम के लीडर की भूमिका के रूप में होने का आरोप लगा। ये सब मिस वन लाइफ पेजेंट के कुछ हफ्ते पहले हुआ। उस घटना को और भी विचित्र प्रकाश में डालते हुए ये देखते हुए कि दोनों पिछले नेताओं को अब आधिकारिक तौर पर एफबीआई द्वारा आरोपित किया गया था, एक दलील के सौदे के बदले कॉन्स्टेंटिन अपनी लापता बहन के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए और स्वीकार किया कि वन कॉइन वास्तव में एक बड़ी ठगी के अलावा और कुछ भी नहीं था। उन्होंने बताया कि डॉक्टर रूजा ने जनता को सिर्फ इसीलिए मंत्रमुग्ध कर दिया था ताकि बात बनने पर वे भाग जाएं, लेकिन मास्टर स्कैमर रूजा दुनिया के किस कोने में भाग गई ये नहीं पता। द मिसिंग क्रिप्टो क्वीन। जबकि कानून ने कॉन्स्टेंटिन को पकड़ लिया था, पर रूजा आज भी गायब है, लेकिन उसके ठिकाने के बारे में मोटे मोटे सिद्धांत बहुत तेजी से सुर्खियों में बने रहे हैं। कुछ के बचे हुए वफादार वन कॉइनर्स का मानना है कि रूजा सरकार और बैंकों द्वारा छिपने द्वारा मजबूर किया गया उसको, और उस फाइनेंशियल क्रांति से वो लोग डरते हैं जिसे वो शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या वो अभी भी जीवित है, जबकि संशयवादियों का मानना है कि वो कहीं न कहीं अपने चोरे हुए धन का आनंद ले रही है, पर आज भी हर तरह से $15 बिलियन का शिकार निश्चित रूप से जारी है। इसी समय ग्लैमरस क्रिप्टो क्वीन रहने वाली डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा दुनिया की मोस्ट वांटेड महिला बन गई, और इस कांड के बाद वो एफबीआई के 10 मोस्ट वांटेड भगोड़ों की लिस्ट में शामिल हो गई और इस लिस्ट की 11वीं वांटेड महिला बन गई, और उसकी गिरफ्तारी की सूचना से मुखबिर $1 लाख प्राप्त कर सकते थे। जबकि रूजा का इसका जवाब किसी के पास भी नहीं रहता। इस बारे में बहुत सारे सिद्धांत हैं कि वो कैसे छिपी रही, जबकि हम पहले इस सिद्धांत को सुन चुके हैं कि हो सकता है उसने खुद को छिपाने के लिए अपने चेहरे की सर्जरी कर ली, लेकिन जब बात आती है कि वे आखिर कहां छिपी हैं, तो वे दुनिया स्वाद उसकी क्रिप्टो करेंसी कोटेड ऑयस्टर है। कहा जाता है कि रूजा के अपने होम देश बुल्गारिया से लेकर जर्मनी, दुबई तक दुनिया भर में संबंध है, जहां भी ये अफवाह है कि उसने एक बार अमीराती शाही परिवार के एक सदस्य से $50 मिलियन मूल्य का बिटकॉइन प्राप्त किया था। लेकिन एक ही जगह के बजाय कुछ लोगों का मानना यह है कि रूजा अब गहरे समुद्र में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। पत्रकारों और जांचकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि रूजा अंतर्राष्ट्रीय जल में एक लग्जरी नौका पर अपने दिन बिता रही है, जहां किसी पुलिस बल के पास उसे गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक सिद्धांत है और इसका समर्थन करने के लिए बहुत ही कम सबूत हैं। क्या कभी क्रिप्टो की रानी मिलेगी? खैर, जबकि रूजा के अति अमीर दोस्त उसको छुपाने में मदद कर रहे होंगे, संभावना है कि उसके दल के भीतर बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो इस खेल में अपनी भूमिका निभा रहे होंगे। जानकारी के लिए $1 लाख की पेशकश स्पष्ट रूप से सुपर रिच के उद्देश्य से तो नहीं है, लेकिन ये एक रसोईया या नौका चालक दल को लुभाने के लिए पर्याप्त है ताकि वे कभी उसकी दुनिया से पर्दा हटा सकें। हालांकि तब तक दुनिया की सबसे मोस्ट वांटेड स्कैम क्वीन का ठिकाना एक रहस्य बना हुआ है भाई। इसलिए अगर आप खुद को गहरे समुद्र में या किसी लग्जरी हवेली किसी पार्टी में पाते हैं और एक महिला आपसे संपर्क करती है और आपको अपनी ब्रांड नई क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए कहती है जो दुनिया बदल रही है, तो आपके पास विकल्प हैं। आप या तो हाँ कह सकते हैं और सब कुछ खोने का जोखिम उठा सकते हैं, या आप उसे अंदर करवा सकते हैं और $1 लाख से भरा हुआ बैग ले सकते हैं। चॉइस इज योर्स। तो आपको क्या लगता है रूजा के पकड़े जाने में कितना समय लगेगा, और आपको क्या लगता है कि वो कहाँ छिपी हो सकती है? अपने सिद्धांतों को नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। और हाँ, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ को पसंद करूंगा। देखने के लिए शुक्रिया।